किसी ने कितनी सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में हारना बुरा नहीं होता, हार मान लेना बुरा होता है। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको हरा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको हरा सकता है, वो है खुद आप। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आप खुद से नहीं हारते हैं, अगर आप खुद के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, खुद की सिचुएशंस के सामने नहीं झुकते हैं, तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा सके। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री की यह 8वीं क्लास है जिसमें हम गुप्त वंश को आगे बढ़ाते हुए उसका अध्ययन करेंगे। गुप्त वंश पर यह दूसरा क्लास है। स्पेशली फॉर पीईटी की दृष्टि से अगर देखें तो पीईटी में जब हिस्ट्री का सिलेबस आप उठा करके देखेंगे तो गुप्त वंश में दो ही शासकों को आपको पढ़ना है, एक समुद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। हालांकि जितनी भी सीरीज चल रही है, जो भी सामान्य अध्ययन या जीके जीएस की क्लासेस में चला रहा हूं, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं, यहां से कोई भी चार्ज नहीं है। नोट्स भी मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं। नोट्स हाँ प्रोवाइड कराने में इतना जरूर हो सकता है कि आज मैं क्लास ले रहा हूं तो 2 दिन आपको लगेंगे, इसकी जो भी पीडीएफ होगी, नोट्स होंगे, वो भी मैं आपको 2 दिन के बाद जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कम से कम टाइम में आपका लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देने की कोशिश करूँगा। समय बहुत कीमती है, आपका भी मेरा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी इनके और कई नाम हैं, जैसे देवराज, देवगुप्त। अब इसकी जो पूरा एक कह सकते हैं क्रम था, गुप्त वंश के शासकों का क्रम था, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था किस तरीके से शासकों का क्रम है, बीच में कौन सा शासक छूट जाता है। जैसे स्पेशली हमने रामगुप्त के बारे में डिस्कस किया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो उसी से आगे बढ़ते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को आज हम पढ़ेंगे और इस पर मैं गुप्त वंश की जो कह सकते हैं प्रस्तावना या इसका एक जो इंट्रोडक्शन होता है उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, और क्योंकि इस इंट्रोडक्शन के बारे में, इस प्रस्तावना के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले पिछला वीडियो देखें, तभी आपको ये चीज़ें सारी यहाँ से समझ में आएंगी। ठीक है, माता का नाम, इनकी का नाम था दत्त देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई थी। पॉलिसी मतलब किसके लिए? अपने राज्य विस्तार के लिए, खुद को पावरफुल बनाने के लिए, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। और वो पॉलिसी क्या थी? वैवाहिक संबंध। उसने अलग अलग वंशों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जब वैवाहिक संबंध हो जाता है, जब तो कह सकते हैं अलग अलग वंश जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारा रिलेशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो गया, तो अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, तो व्यक्ति वह मुसीबत में हमारा साथ देगा। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत सारे वंशों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे कहीं ना कहीं उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पावर मिली, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट मिली। और यही कारण था कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए गुप्त वंश के अंतर्गत। ठीक है, तो वैवाहिक संबंधों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला वंश आता है आपका नागवंश। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। और कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी का नाम क्या था? तो कुबेर नागा, आप याद रखें। कुबेर नागा किसकी पत्नी थी? विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये नागवंश की राजकुमारी थी, इनसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। और इसी कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या हुई थी? एक पुत्री हुई थी। उस पुत्री का नाम था प्रभावती। ठीक है, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से उसको पुत्री हुई। पुत्री कौन सी थी? प्रभावती। और इस प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके साथ किया था? वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ। ठीक है, वाकाटक वंश के राजा या वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में अपनी कन्या प्रभावती का इसने विवाह किया था। तो यहाँ से भी इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिली। ठीक है, वाकाटक वंश को अगर देखें तो ये आधुनिक जो महाराष्ट्र है उसके आसपास में कहीं पर भी ये रिलाई करते थे। इसके बाद में तीसरा राजवंश आता है कदम्ब राजवंश। ये वर्तमान में कर्नाटक को रिलेट कर सकते हैं आप इससे, जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ पर कदम्ब राजवंश था। तो कदम्ब राजवंश का शासक था काकुत्स्वर्मन। ठीक है, काकुत्स्वर्मन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के साथ में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के साथ में कदम्ब राजवंश के काकुत्स्वर्मन की पुत्री का विवाह हुआ था। तो ये इसके वैवाहिक संबंध थे, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, इसकी पावर पर प्रभाव पड़ा, इसकी शक्ति पर प्रभाव पड़ा, इसके साम्राज्य विस्तार पर प्रभाव पड़ा।
इसके बाद में जनरली प्रश्न पूछा जाता है नवरत्नों से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ अकबर के नवरत्नों की बात नहीं हो रही है, वो हम मध्यकाल में पढ़ेंगे जब आएंगे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। नवरत्न का मतलब क्या है कि 9 ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग कलाओं में माहिर हों, अलग अलग क्वालिटीज़ लेकर के जो रहे हों, तो वो नवरत्न थे। उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कभी कभी इनके नाम से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चन में, इनमें से किन्हीं 3 के नाम दे दे, एक नाम अलग से दे दे और आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार का एक नवरत्न नहीं है, तो आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक कहानी के थ्रू सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हम स्पेशली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं। और हालांकि रक्षाबंधन के बाद में मैं यूपीपीसीएस 2023 के लिए, यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उससे जुड़ सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, सारी एनसीईआरटी, सभी विषयों की एनसीईआरटी जो होगी उसमें मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो नवरत्न देख लेते हैं। इन नवरत्नों के नाम क्या कहते हैं? छषणक। ये किससे रिलेटेड थे या किस विद्या में माहिर थे? ये ज्योतिष विद्या में माहिर व्यक्ति थे। धन्वंतरी, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, ये चिकित्सा से रिलेटेड थे। कालिदास को कौन नहीं जानता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास। ये नाटक और काव्य की जो कह सकते हैं क्वालिटी थी इनके अंदर थी। इन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की थी, बहुत सारे काव्यों की, महाकाव्यों की इन्होंने रचना की थी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अमर सिंह जो थे ये भी विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने किसकी रचना की थी? अमरकोश की रचना की थी। ठीक है, अमरकोश, यहाँ याद रखेंगे, अमरकोश की इन्होंने रचना की थी। और विशेष रूप से इनकी कला कौन सी थी, इनकी आर्ट कौन सी थी, किस आर्ट से रिलेटेड थे? ये शब्दकोश निर्माण के लिए जाने जाते थे। यानी जो आपकी डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, चाहे हिंदी की डिक्शनरी हो, इंग्लिश की डिक्शनरी हो, तो उस टाइम पर जो शब्दकोश ये बनाते थे, ये संस्कृत वगैरह के जो शब्दकोश होते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करना, इनकी पहचान थी। वराह मिहिर, ये ज्योतिष से रिलेटेड थे। ठीक है, ये दोनों ही, चाहे आप छषणक की बात करें, चाहे आप वराह मिहिर की बात करें, दोनों ही ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे। वराह मिहिर ने एक बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है और कई बार पूछा गया है, वृहत संहिता। ठीक है, वृहत संहिता, ये वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अमर सिंह, इसको तो आप याद ही कर सकते हैं, अमर सिंह मतलब अमर से ही अमरकोश। ठीक है, वराह मिहिर, वृहत संहिता। वरुचि ये थे, ये व्याकरण के गुरु थे। व्याकरण के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत कह सकते हैं गहराई का ज्ञान था इनको व्याकरण का। और व्याकरण भी अगर हम बात करें तो यहाँ किस व्याकरण की बात हो रही है? संस्कृत व्याकरण की बात हो रही है। ठीक है, शंकु जो थे, शंकु वास्तुकला में कह सकते हैं पारंगत थे। वास्तुकला मतलब भवनों का निर्माण करना, एक तरह से कह सकते हैं ना आज का सिविल इंजीनियर। ठीक है, जो सिविल इंजीनियर होता है वो क्या काम करता है? डिज़ाइन तैयार करना, पुल कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी, कोई भी मकान कैसे बनेगा, किस तरीके से उसका नक्शा तैयार किया जाना चाहिए, तो ये सारी वास्तुकला होती है। ठीक है, तो एक तरह से हम सिविल इंजीनियर कह सकते हैं शंकु को। ये वास्तुकला में माहिर थे। बेताल भट्ट, इन पर जादू टोने की चीज़ें जो थी वो बहुत सारी आती थी। जादू टोने में इन पर बहुत सारी विद्याएं आती थी जिनका ये प्रयोग करते थे। और हरिशेण, इनका नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरिशेण जो है कवि थे। ठीक है, हरिशेण कवि थे। हरिशेण की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में जब हम साहित्य के बारे में बात करेंगे, जब भी हम गुप्तकालीन साहित्य या गुप्तकालीन समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो पुस्तकें लिखी गई थी, जो रचनाएं हुई थी, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, सिक्कों के बारे में बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में कौन कौन से सिक्के जारी किए गए। तो विशेष रूप से अगर देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा 3 तरह की मुद्राएं जारी की गई: स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं। ठीक है, स्वर्ण, रजत, ताम्र मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं जो इस समय में थी उनको दीनार कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार आया है प्रश्न। गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दीनार। गुप्तकाल की रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रुप्यक, या इनको रूपक कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्राएं दीनार, गुप्तकाल की रजत मुद्राएं रुप्यक कहलाती थी। जो दीनार होता था या स्वर्ण मुद्रा होती थी वो 144 ग्रेन की हुआ करती थी। ग्रेन एक तरह से मानक मान सकते हैं शुद्धता का। ठीक है, प्योरिटी का एक मानक मान सकते हैं ग्रेन को। तो 144 ग्रेन की मुद्राएं होती थी स्वर्ण मुद्राएं, और रजत मुद्राएं जो होती थी वो 32.36 ग्रेन की हुआ करती थी। ये इनके मानक हैं शुद्धता के। एक प्रश्न और आता है, जैसे देखें कि हमने
कई पेपरों में, कई परीक्षाओं में ये दोनों प्रश्न देखे हैं और इनमें हमको हो जाती है थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन। कैसे कि सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं किस काल में जारी हुई या किन लोगों ने जारी की? तो गुप्तों ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने जारी की, शुद्ध, सबसे ज़्यादा शुद्धता की बात करी जाए स्वर्ण मुद्राओं में तो कुषाण थे, और सबसे ज़्यादा नंबर में बात की जाए स्वर्ण मुद्राओं में तो गुप्त थे। याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो स्वर्ण मुद्राएं थीं, जैसे हमने मुद्राओं के प्रकार यहाँ पे देख लिए, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, ताम्र मुद्रा। अब जो स्वर्ण मुद्राएं थीं ये इनके कई प्रकार थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जारी की गई थी। कई प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं थीं, जैसे धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। इसके बाद में आपके आ जाती हैं पर्यंक प्रकार की मुद्राएं, छत्रधारी प्रकार की मुद्राएं, व्याघ्र शैली की मुद्राएं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं, ये नाम उस समय पर नहीं रखे गए थे कि जिस समय पर ये जो है मुद्रा जारी की गई हो या कॉइन ढालना स्टार्ट किया गया हो तो उस समय पर इनका नाम रखा गया हो कि ये धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा है, ये पर्यंक प्रकार की मुद्रा है, ये छत्रधारी प्रकार की मुद्रा है, ये व्याघ्र शैली की मुद्रा है। ये नाम उस समय पर नहीं रखे गए थे। जब इनकी खोज हुई, या कह सकते हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा जब इन सारी चीज़ों की खोज हुई है, या जो भी अवशेष हमको मिले हैं, जो भी सोर्सेज हमको मिली हैं इस काल को जानने के बारे में, तो उन पर जो चीज़ें अंकित हैं, उन मुद्राओं पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं, उनके आधार पर इनका नाम हमने दिया है, ठीक है, ना कि उन लोगों ने। गुप्तों ने नाम नहीं दिया था। ये धनुर्धारी, पर्यंक, छत्रधारी, व्याघ्रशैली, ये उन्होंने नाम नहीं दिए हैं, ये हमने नाम दिए हैं, ठीक है। तो धनुर्धारी जो प्रकार की मुद्राएं हैं, उस मुद्रा पर श्री विक्रम की उपाधि लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की आकृति है। पृष्ठ भाग मतलब जो हेड टेल होते हैं ना सिक्का का, तो टेल भाग पर, पृष्ठ भाग पर, पीछे के भाग पर लक्ष्मी की आकृति है। और उसके जो कह सकते हैं फ्रंट पर, या उसका जो हेड भाग है या उसका ऊपर का भाग है, उस पर क्या है? धनुष बाण लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए राजा का चित्र उस पर छपा हुआ है। और अगर देखा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं में सबसे ज़्यादा मुद्राएं कौन सी थी? यही धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं थी। इनकी संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक संख्या में धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं जो है इस काल में जारी की गई थी। दूसरी है पर्यंक प्रकार की। पर्यंक को आप कह सकते हैं काउच टाइप, ठीक है, काउच टाइप। काउच का मतलब क्या होता है? आसन पर बैठा हुआ, ठीक है। जैसे कोई वैसे मान लीजिए कोई आसन है, सोफा है, कुर्सी है, जैसे उसको हम काउच बोल देते हैं। तो पर्यंक प्रकार, उसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है पर्यंक प्रकार। तो इसको काउच टाइप हम मुद्रा कह सकते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है? राजा को एक आसन पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो उसको नाम दे दिया गया है काउच टाइप मुद्राएं। छत्रधारी प्रकार की मुद्राओं में राजा को खड़ा हुआ दिखाया गया है और उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो उसके ऊपर छत्र लेकर के या छाता लेकर के उसके बगल में खड़ा है, उसको ढके हुए, तो वो छत्रधारी प्रकार की मुद्राएं हैं। व्याघ्र शैली की मुद्राओं में राजा को दिखाया गया है शेर का शिकार करते हुए, शेर का शिकार करते हुए, व्याघ्र का शिकार करते हुए इन मुद्राओं पर जो है उसकी आकृति अंकित है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है व्याघ्र शैली की मुद्राएं। और इन मुद्राओं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि व्याघ्र शैली की मुद्राएं विक्रमादित्य ने कब जारी की थी? व्याघ्र शैली की मुद्राएं विक्रमादित्य ने कब जारी की थी? जब उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो आप यहां से याद रखेंगे कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया था? व्याघ्र शैली की मुद्राएं जारी की थी, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, तब तक चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। अब यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि जैसे फाहियान जो नाम है, फाहियान, अगर इसको आप अलग अलग करें तो इसमें से दो अलग अलग वर्ड निकल के आते हैं, फा और हयान, ठीक है। फा का मतलब होता है, फा का मतलब होता है धर्म, ठीक है। फा का मतलब होता है धर्म और हयान का मतलब होता है आचार्य या शिक्षा देने वाला, टीचर, ठीक है। तो फाहियान का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें या इसका जो अर्थ समझने के प्रयास करें तो फाहियान का अर्थ हो जाता है धर्माचार्य, धर्म का आचार्य, ठीक है। तो फाहियान का अर्थ आप यहाँ से क्या समझेंगे? फाहियान का अर्थ है धर्माचार्य। इसके अलावा फाहियान से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आता है कि फाहियान के बचपन का नाम क्या था? तो कई जगह पर तो ये हमने लिखा देखा है कुड, और कई जगह पर इसको कुग जो है इसका नाम दिखाया जाता है। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, जो भी आ जाए
लगा दीजिएगा, ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था इसका? कुड या कुग। इसके अलावा ये काफ़ी समय तक भारत में रहा था, लगभग 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, लगभग 15 साल, ठीक है। तो चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। फायान का अर्थ क्या होता है? धर्माचार्य। फायान के बचपन का नाम क्या था? कुग या कुड। कब से कब तक रहा था? 399 में ये आया था और 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। इसके अलावा फायान से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये किसके इसके अलावा फायान से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, फायान ने चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देवताओं द्वारा निर्मित महल बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल को इसने क्या बताया था? देवताओं द्वारा निर्मित महल बताया था। ये भी प्रश्न कई बार आया है, ठीक है। अब कुछ उपाधियां देखते हैं कि विक्रमादित्य ने अलग अलग शासकों को हरा करके अलग अलग उपाधियां धारण की थी। जैसे जब इसने शकों को हराया था, विक्रमादित्य के द्वारा जब शकों को पराजित किया गया था, तो इसने शकारी की उपाधि धारण की थी। नाम इसको याद रखना भी बहुत आसान है। देखो, शक को हराया तो शकारी उपाधि, ठीक है। कुषाणों को जब इसने हराया था तो इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसको एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी बन गया था बाद में, ठीक है। वैष्णव धर्म, तो वैष्णव धर्म जो है वो भागवत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी जो राजा होते थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, विशेष रूप से गुप्त काल में। तो शकों को हरा करके इसने शकारी की उपाधि और कुषाणों को हरा करके इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्तकालीन प्रशासन को अगर देखें तो पूरा जो प्रशासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसका जो सेंटर पॉइंट होता था वो राजा होता था। शासन का केंद्र बिंदु क्या होता था? राजा होता था। हाथियों की सेना का जो प्रधान होता था, क्योंकि इसमें हाथी और घोड़े दोनों तरह की सेनाएं गुप्तकाल में रखने के बारे में पता चलता है। हाथियों की सेनाओं का जो संचालन करता था, उनका जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसको महापीलुपति कहा जाता था, महापीलुपति। और जो घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था उसको भटाश्वपति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महापीलुपति हाथियों की सेना का प्रधान, भटाश्वपति घोड़ों की सेना का प्रधान, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे। शासन का केंद्र बिंदु, जैसे मैंने बताया था आपको, राजा होता था। राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था। और मैंने अभी आपको बताया था कि गुप्त काल में जो शासक होते थे, राजा होते थे, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, क्योंकि राजा उनकी नज़र में क्या था? विष्णु का अवतार था। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इसी वजह से परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अब एक क्रम देखते हैं, यानी जो प्रशासन था, पूरा कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किस किस तरीके से उसका विभाजन था, विकेंद्रीकरण किस तरीके से उसका किया गया था, ठीक है। सबसे ऊपर होता था राज्य, जिसका प्रमुख हो गया राजा। राज्य अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ होता था। देखो, इस क्रम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ से। और यहाँ से आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य सबसे ऊपर, राज्य का विभाजन किसमें? अलग अलग प्रांतों में, ठीक है। प्रांतों को अवंती भी कहते थे। अवंती के साथ साथ इनको भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। और जो प्रांतों का मुखिया होता था या प्रांतों का प्रशासनिक कह सकते हैं अधिकारी होता था, उसको बोलते थे उपरिक। क्या बोलते थे? उपरिक। उपरिक के अलावा इसको प्रांतपति भी कहा जाता था। उपरिक कई बार पूछा गया है कि प्रांतों का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था गुप्त काल में? उपरिक कहा जाता था या प्रांतपति कहा जाता था। अब जो प्रांत थे, प्रांत अलग अलग प्रांतीय जिलों में बटे हुए थे, प्रांतीय जिलों में बटे हुए थे। और इन प्रांतीय जिलों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। राज्य सबसे ऊपर, राज्य का विभाजन प्रांतों में, प्रांत का विभाजन प्रांतीय जिलों में, और इन जिलों को क्या कहा जाता था? विषय। और इन विषय का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, इनका प्रशासन जो संभालता था, उसको विषयपति। बड़ा आसान है याद रखना, विषय का जो प्रशासन करेगा वो क्या होगा? विषयपति। विषय का पति, विषय का मालिक, ठीक है। अब जो प्रांतीय जिले या जो विषय होते थे, ये तहसीलों में बटे हुए होते थे, ठीक है। राज्य, राज्य का प्रांतों में विभाजन, प्रांतों का प्रांतीय जिले या विषयों में विभाजन, और जो विषय हैं उनका तहसीलों में विभाजन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि तहसील को क्या कहा जाता था? वीथी। गुप्त काल में तहसील को वीथी कहा जाता था। फिर तहसील जो होती थी वो पेठ में विभाजित होती थी। पेठ, पेठ और ग्राम, इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पेठ क्या है? वो भी ग्रामों का एक समूह होता था, या जनरली इसको हम समझने की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि जो पेठ होता था वो ग्राम की एक बड़ी इकाई होता था, और उस पेठ में कई सारे गांव होते थे,
ठीक है। उन गांवों को लास्ट की, इस पूरे क्रम में लास्ट की रैंक पर रखा गया है, ठीक है। तहसील, जिसको वीथी कहते थे, उसका विभाजन पेठ में। पेठ क्या होती थी? कई ग्रामों का समूह, या उसको हम ग्राम की बड़ी इकाई के रूप में समझ सकते हैं। और पेठ का विभाजन ग्रामों में होता था। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामड़ी कहते थे, ठीक है। ग्राम का मुखिया ग्रामड़ी, विषय का मुखिया विषयपति, प्रांत का मुखिया उपरक। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो पर्दा प्रथा है, इसका उल्लेख भी भारत में सबसे पहले गुप्त काल में देखने को मिलता है। पर्दा प्रथा का उल्लेख भी गुप्त काल में देखने को मिलता है। कृषि और भू राजस्व से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भूमि कर जो था गुप्त काल में 1/6 भाग था कृषि उपज का। जितनी उपज होती थी जमीन पर, उसका 1/6, 6वां हिस्सा जो है वो कर के रूप में या भाग के रूप में दिया जाता था। वैसे यहाँ पर लिख रहा है 1/6 भाग, और इस कर के, यानी इस कर को, इस टैक्स को भाग ही कहते थे, ठीक है। जैसे अलग अलग कर होते हैं ना, बलि एक कर इसमें आएगा, तो जैसे भाग है ना, तो ये कर का नाम ही है भाग। वैसे 1/6 भाग हम जनरली इसको बोलने में बोल रहे हैं 1/6 भाग, लेकिन इस कर का नाम भी क्या था? भाग ही था। तो भूमि कर 1/6 भाग। विष्टि की प्रथा भी यहाँ पर देखी जाती थी। विष्टि क्या था? बेगार थी। बेगार क्या होती है? मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। विष्टि का मतलब है बेगार, और बेगार का मतलब होता है निःशुल्क श्रम, बिना पैसे के किया गया कार्य। यानी आपको कार्य करना है और उस कार्य के एवज में आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो बेगार है, ठीक है। बलि एक कर यहाँ पर देखा जाता था। ये एक स्वैच्छिक कर था, मतलब इस पर कोई भी किसी पर भी बाउंडेशन नहीं थी इस चीज़ की कि उसको ये देना ही देना है। प्रजा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से राजा को कर प्रदान करती थी। और ये किस प्रकार का कर होता था? बलि कर होता था, ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो ऐरण अभिलेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। गुप्तकालीन मंदिरों को देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता था। अब जैसे गुप्तकाल में जो प्रमुख मंदिर, बहुत सारे मंदिर थे ऐसे तो, लेकिन जो प्रमुख मंदिर हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर आ जाता है उनको देख लेते हैं। दशावतार मंदिर कई बार पूछा गया है। ये कहाँ पर है? देवगढ़ झांसी में है। और इस मंदिर की जो है इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है ज़्यादा क्योंकि ये भारत का प्रथम ऐसा मंदिर था जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया था। मतलब जैसे मंदिर बनते हैं ना, चोटी बनाते हैं उसकी ऊपर की तरफ, तो जो चोटी होती है, शिखर होती है, ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया था। और ये केवल ईंटों से बना हुआ था, ईंटों से निर्मित था, ठीक है। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। खोह का शिव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। जबलपुर, ये भी मंदिर जो है एमपी में है, जबलपुर में। तो विशेष रूप से अगर मैं आपसे कहूँ तो 3 नाम इसमें से आपको याद रखने के, दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भीतरगांव कानपुर यूपी और तिगवा जबलपुर एमपी, और इसके अलावा दशावतार देवगढ़ झांसी। ये 3 मंदिरों के नाम विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं गुप्तकालीन कुछ प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकारों के बारे में, ठीक है। तो जैसे मृच्छकटिकम एक रचना है, और ये रचनाएं आपको रट डालनी है। यहाँ से अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के हिसाब से भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और गुप्तकालीन जो साहित्य है वो तो ये है ही, ठीक है। तो कई संदर्भों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको रट डालना है आपको। मृच्छकटिकम जो है ये किसने लिखी है? शूद्रक ने। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों रचनाएं विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं। स्वप्नवास वदत्ता, इसको लिखा है भास ने, ठीक है। कुमार संभव, अब ये जो कालिदास की रचनाएं हैं यहाँ से तो आपने देखा होगा अक्सर करके प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी के बारे में बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ये हमारी कहानी है, ठीक है। तो कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये सभी जो रचनाएं हैं ये कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। पंचतंत्र ये लिखा है विष्णु शर्मा के द्वारा। शिशुपाल वध ये माघ के द्वारा लिखा गया है। और न्याय सूत्र जो है ये आपका महर्षि गौतम के द्वारा रचित है। इसके बाद में गुप्तकाल विज्ञान और तकनीकी के मामले में भी अगर ये कहा जाए कि वर्तमान समय से आगे था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ें आज हम पढ़ते हैं, जैसे हम पाई = 3.14 इसकी वैल्यू जाने कहाँ कहाँ हम पुटअप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी से ही ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। सूर्य कह सकते हैं दशमलव जो है, दशमलव पॉइंट का आज कितना
महत्व है, दशमलव जो प्रणाली है उसका कितना वैल्यू है आज के टाइम पे, ये सारी चीज़ें आज से बहुत समय पहले आर्यभट्ट ने जो है ईजाद कर दी थी। आर्यभट्ट ने ही इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। ये एक महान गणितज्ञ और महान ज्योतिषी थे। इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। इनको याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट के द्वारा। इन्होंने ही दशमलव पद्धति के बारे में बताया था। इसके अलावा पाई का मान 3.14 होता है, ये भी इन्होंने बताया था। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर जो है घूमती है, इसके बारे में भी आर्यभट्ट ने ही बताया था। ब्रह्मगुप्त जो है इन्होंने लिखा है किसके बारे में? ब्रह्म सिद्धांत, ये इनके ग्रंथ है। और इस ब्रह्म सिद्धांत में इन्होंने किसके बारे में बताया है? ग्रेविटी के बारे में बताया है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ठीक है, नागार्जुन ये उस समय के गुप्तकाल के महान रसायन शास्त्री थे। जैसे आपने देखा होगा आज भी जो कह सकते हैं देशी औषधियाँ होती हैं या दवाइयाँ होती हैं, उनमें बहुत सारी जो धातुएँ होती हैं, चाहे आपका सोना हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, आयरन हो गया, लोहा, ठीक है, ये भी किसी न किसी रोग में यूज की जा सकती हैं। आज यूज करी जा रही हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ये बहुत सारी जो है देशी दवाइयों में यूज की जाती हैं। तो इसका ज्ञान बहुत पहले ही दे दिया गया था, किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। ये बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे उस समय के, और इन्होंने ये पता लगाया था कि धातुओं का प्रयोग भी रोगों के निदान में किया जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में कुछ प्रमुख दर्शन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेष रूप से 6 दर्शनों के बारे में हम बात करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन ये किसने दिया? पतंजलि ने, पतंजलि योग। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। न्याय दर्शन ये महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन ये महर्षि कणाद या इनको उलूक भी कहा जाता है, इन्होंने दिया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा आपका बादरायण ने। ठीक है, ये हो गया आज का सेशन। और इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ से छूट रहा है, वो मैं लिख नहीं पाया हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे अजंता की चित्रकारी के बारे में आपने सुना होगा, अजंता की चित्रकारी। ठीक है, अजंता की चित्रकारी के बारे में आपने सुना होगा। तो अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? सबसे पहला प्रश्न यह था 1890 में जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है, जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। तो अजंता की गुफाओं में जो कुल गुफाओं की संख्या है, यानी अजंता की जो चित्रकारी है या गुफाओं की जो खोज हुई है, वो लगभग 29 हैं। ठीक है, 29 गुफाएं हैं। अब हम गुप्तकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन 29 गुफाओं में से विशेष रूप से आपकी 3 गुफाएं, कौन कौन सी 3 गुफाएं? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19, ये तीनों जो गुफाएं हैं ये गुप्तकाल से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि गुफा संख्या 16 और 17, ठीक है, इन दोनों के बारे में ही आप याद रखें। गुफा संख्या 16 किससे संबंधित है और गुफा संख्या 17 किससे संबंधित है? पहले आप देख लें, 1819 जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की जो गुफाएँ थी उनकी खोज की। वर्तमान समय में जो खोज की गई गुफाएँ हैं वो 29 हैं, और इन 29 गुफाओं में से 3 गुफाएँ ऐसी हैं जो गुप्त एरा से रिलेटेड हैं, गुप्त काल से संबंधित हैं। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 19। गुफा संख्या 16 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें किसका चित्र है? मरणासन्न राजकुमारी। ठीक है, मरणासन्न राजकुमारी का इसमें चित्र दिखाया गया है, यानी एक राजकुमारी का चित्र है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो मरणासन्न अवस्था में है, यानी मरने वाली है, इस तरीके का चित्र है। ठीक है, और गुफा संख्या 17 जो है इसमें जातक कथाओं के बारे में। ठीक है, जातक कथा किससे रिलेटेड हैं? आपको पता होगा जातक कथाएं किससे रिलेटेड हैं? ये बुद्ध के कह सकते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कथाएं हैं, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन से जुड़ी हुई कथाएं हैं, ये जातक कथाएं हैं। तो गुफा संख्या 16 मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, गुफा संख्या 17 जो है ये जातक कथाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन, और हमेशा की तरह इस सेशन को ख़त्म करते हुए मैं यही कहूँगा कि आपका जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो ज़रूर दें, जैसा भी है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो ज़रूरी है और वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप पॉजिटिव देंगे मुझे काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी, अगर आप नेगेटिव देंगे तो मुझे मेरी गलतियों के बारे में पता चलेगा, जिनको मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपको अभी याद हो गई होंगी, और अगर एक बार और इस वीडियो को आप देख लेंगे, या उसको वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी स्लाइड की जो PDF है वो बना करके मैं 1-2 दिन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। हालाँकि पिछली जो वीडियोज़ हैं उनकी
PDF मैंने अभी प्रोवाइड नहीं कराई है, तो आज जो है उनमें से कुछ पिछली क्लासेस की PDF मैं डाल दूंगा। इस क्लास की PDF इस क्लास के अपलोड होने के 2 दिन बाद आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तब तक जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।